लीग की जानिब से आपका भी यहाँ इस्तकबाल कर रहे हैं। आखिर में अपने सीनियर्स का हम शुक्रिया जरूर अदा करेंगे और अपनी टेक्निकल टीम का कि जिनकी सरपरस्ती और जिनकी मेहनतों से ये प्रोग्राम यहाँ तक पहुंचा है। और नासिपासी होगी और नाशुक्रापन होगा अगर मैं ये ना कहूँ कि जिन लोगों ने हमें अपनी खासतौर से बाहर के जो हमारे मेहमान थे, जिसमें प्रोफेसर अख्तर वासिफ साहब वाइस चांसलर जोधपुर यूनिवर्सिटी, डॉक्टर अब्दुल्ला साहब वाशिंगटन अमेरिका, नौशाद सरार साहब ह्यूस्टन अमेरिका, और फिल्म साज हमारे अनुभव सिन्हा साहब, खुर्शीद अली बहरीन, डॉक्टर तारिक हकी हवाई अमरीका, जनाब जावेद अख्तर साबिक रजिस्ट्रार AMU, और मारूफ सहाफ़ी हमारे दोस्त आसिफ आजमी, मोहम्मद हारून खान मस्कत, और जहीरुद्दीन कुदसी कोयत, डॉक्टर मेहताब आलम भोपाल, और जफर सईद साहब कनाडा, और जनाब प्रोफेसर फैद रिजवी यूके से शामिल रहे। हम उनके भी शुक्रगुजार हैं कि आपने वीडियोस के जरिए अपने पैगाम भेजे और अपनी नेक ख्वाहिशात हम तक भेजी। आइए इस वबाई दौर में अपने घरों में रहें, महफूज रहें, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें ताकि हम भी महफूज रहें और दूसरों को भी महफूज रखें। आइए अब हम दोबारा जनाब आकिब महमूद साहब की जानिब रुख करते हैं। आप सबका एक बार फिर इस्तकबाल करते हैं, आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं, और हम एक बार शुरू में ही आपसे कह देते हैं कि हमारा पहला प्रोग्राम है, चूंकि ये वेबिनार, और अब तक हम जो है फिजिकल प्रोग्रामों का बड़ा तजर्बा रहा, लेकिन अभी वर्चुअल प्रोग्राम थोड़े से कहीं टेक्निकल चीजें भी आई होंगी और हो सकता है आगे भी आए, तो हम आपसे पहले की भी माजरत चाह लेते हैं और जो हो चुका उसकी भी माफी आपसे हम चाहते हैं। अगर कुछ ऊंच नीच हो तो हम आपसे माफी के भी खासगार हैं और आपकी सरपरस्ती और आपकी दुआओं की भी तलबदार हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई। माशाल्लाह जैसा नाम है नदीम माहिर वैसा ही काम है। नदीम भाई की उर्दू के बारे में तो क्या कहना। और अब जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि माशाल्लाह हमारे चारों जो मेहमान हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अब मेहमानों को सुनने का टाइम है। और मैं सारे मेहमानों की नज़र एक शेयर करना चाहूँगा कि ए बाद सबा कुछ तुमने सुना, ए बाद सबा कुछ तुमने सुना, मेहमान जो आने वाले हैं, ए बाद सबा कुछ तूने सुना, मेहमान जो आने वाले हैं, कलियाना बिछाना राहों में हम पलके बिछाने वाले हैं। Ladies and gentlemen, this is a time to hear out our first panelist, our first guest of the evening, Mr. Anil Maheshwari. As Mr. Nadeem was discussing, he is a renowned journalist, he is a renowned author as well. He has written many books, and out of that, we are very privileged that he has written a book on Aligarh Muslim University. And I was looking at his biodata. He has served in the field of journalism for about half a century, 5 decades. So it's a tremendous amount of experience in such a field. तो तारुफ इनका हो चुका है सर. With all my sincerity and with all the expressions of gratitude, may I request Mr. Anil Maheshwari to please enlighten us with his expressions and his views on this topic of the evening. Mr. Anil Maheshwari, sir, please. सबसे पहले तो आप सब लोगों का शुक्रिया कि आपने याद किया और मुझे इस लायक समझा कि आपने अपने बीच में बुलाया। मैंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से मेरा ताल्लुक एज ए जर्नलिस्ट रहा है और बहुत लंबे अरसे तक रहा और यूनिवर्सिटी कवर करता रहा। उसके बाद में मैंने एक किताब लिखने की जरूरत करी और वो किताब छपी, शाया हुई और कुछ लोगों को पसंद भी आई। मेरा मानना ये कि सर सैयद की शख्सियत के बहुत सारे पहलुओं को का काम हुआ। मैं सिर्फ एक ही पहलू मानता हूं जो उनके बायोग्राफर ग्राम साहब ने लिखा कि सर सैयद की जिंदगी 3 लफ्जों में है, एजुकेशन, एजुकेशन एंड एजुकेशन। उसके लिए उन्होंने क्या रास्ते अपनाए, किस तरह से अपने को पॉलिटिकल जो मास्टर थे उस जमाने के उनके साथ में कैसे एडजस्ट करा, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी थी उसके साथ कैसे एडजस्ट करा, जो पंजाब नामा सफर है उनका उसमें है। लेकिन उनकी पर्सनैलिटी को सिवा एजुकेशन के, और वो एक बहुत बड़ा काम, इतना बड़ा काम था कि आज के डेट में मैं उससे आ रहा हूँ अब मौजूद हालत में। इससे पहले मैंने थोड़ा सा काम किया था लेकिन वो यहाँ टाइम नहीं है कि 47 के जो इलेक्शन था सन 46 का, उसका कुल 3% मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में वोट का राइट था। उन 3% में से 55% ने मुस्लिम लीग को करा और 45 ने अपोजिशन में करा। लेकिन ये आपको पार्टीशन की किसी किताब में नहीं मिलेगा क्योंकि ये शायद सूट नहीं करता था उन्हें कि यहाँ से मुसलमानों की जो मेजॉरिटी जो लोग कहते हैं, अब भी मैं कहता हूँ तो वो कहते हैं आंकड़े का, वो छोड़िए। लेकिन मेरा अब जो मानना है कि इस नई जो आज के हालात है, जैसे एक साहब ने कहा कि आज जो मुसलमान हिंदुस्तान का जो देख रहा है और सोच रहा है वो शायद सन 47 में, मैं तो पैदा नहीं हुआ था, मैं तो 49 में हुआ, लेकिन जो हमने पढ़ा है देखा है उस
से अगर ज्यादा नहीं तो उससे कम भी नहीं है हालात। लेकिन उस हालात में फर्क ये कि उस टाइम सर सैयद का जो मिशन था एजुकेशन का, उसमें बहुत लोगों ने रोड़े अटकाए। अब लोग पढ़ने को खुद तैयार हैं। मैं आपको 2 मिसाल छोटी सी दूंगा, आप टाइम है परमिट देंगे मुझे? हेलो। तो एक तो मैं आजमगढ़ के पास में तारिक साहब ने हीरा पब्लिक स्कूल चलाया, मलेशिया में रहते हैं, वहाँ उनकी शानदार कोठी है उस गांव में, छोटा सा गांव है और इतना शानदार स्कूल है। वहीं मेरी अब्दुल्ला साहब से मुलाकात हुई थी जो आपके इसमें कॉन्फ्रेंस में अभी बोले थे, वाशिंगटन वाले, वो वहीं मुझे मिले थे। मैं 4 दिन वहाँ रहा। किस तरह वो वहाँ इलाके की खिदमत कर रहे हैं तारिक साहब, वो देखने वाली बात है। करोड़ों रुपया उन्होंने खर्च कर दिया, मलेशिया के सिटीजन है। नंबर 2, मेरा शहर मेरठ है, उसमें एक मोहल्ला है सरा लालदास, उसमें एक स्कूल है गर्ल्स का जो सिर्फ बनियों का स्कूल है, लेकिन उस स्कूल में 45% लड़कियां मुसलमान हैं। और मुसलमान भी कौन है? अजलाफ, तेली, धोबी। तो मैंने उनसे पूछा, मेरे मोहल्ले के लोग थे, अब तो मैं वहां नहीं रहता, बहुत दिनों से नहीं रहता, आता जाता रहता हूँ। मैंने पूछा भाई आप लोग बच्चियों को पढ़ा रहे हैं? बोले बाबूजी घर के सामने स्कूल है, बच्ची पढ़ जाएगी। अब 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक बच्ची पढ़ रही है। उस स्कूल ने डिस्ट्रिक्ट में टॉप करा है, इसका मतलब इन 45% बच्चियों का भी रोल है उसके अंदर। और उसके बाद में एजुकेशन की वहाँ, अच्छा मेरठ के पॉलिटिशियन से जब मैंने इस बात को बतलाया तो उन्हें बहुत ताज्जुब हुआ, उन्हें मालूम नहीं है। दिल्ली के अखबार वालों से कहा कि भाई आप ये देखिए कि मेरठ कुल 70 किलोमीटर है, ये लड़कियां पढ़ रही हैं। उन्हें ये जरूर मैनेजमेंट का रहा कि मैनेजमेंट ने किसी को मना नहीं करा, लेकिन उनको किसी ने कोई इंसेंटिव नहीं दिया, किसी ने उनसे ये नहीं कहा कि आप जाके पढ़िए। इतना पढ़ाई की तरफ लोगों का रुझान है कि सर सैयद का सपना अब तामील हो रहा है। जो सर सैयद का मसला कोई पॉलिटिकल आदमियों ने उसका फायदा उठाया या जिसने उठाया, लेकिन वो तामील हो रहा है अब आके। अब हर आदमी ये सोच रहा है कि मेरे बच्चे इस जमाने में पढ़ लिख जाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, अगर वो 10वीं पास या 12वीं पास भी नहीं होगा तो अब तो ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं मिलता। तो इसलिए जो तालीम की तरफ एक रुझान हो रहा है सबका, और उसमें कोई पॉलिटिकल या कोई सोशल या कोई इकोनॉमिकल रीजन नहीं, उसमें एक रीजन है कि इस नए वर्ल्ड में, कम्पिटिटिव वर्ल्ड में, जिसमें इतना कंपटीशन है कि आप ये नहीं सोच सकते कि जो इतना होशियार होगा कि रेस में अपनी नाक आगे कर देगा वो जीत जाएगा। बाकी 10 के 10 बच्चे उतने ही काबिल हैं, उतने होशियार हैं। तो मुझे तो सिर्फ ये बात कहनी थी कि सर सैयद का नाम हमेशा इसलिए रहेगा कि उन्होंने जो पेड़ लगाया था, उस पेड़ की सही मायनों में फसल जो अब आ रही है इस जमाने में, उसमें कई हालात ऐसे हुए कि जैसे अब जो ग्लोबलाइजेशन का जमाना हुआ, ग्लोबलाइजेशन के इकोनॉमिक बेनिफिट तो हमें नहीं हुए जिस काम के लिए हुआ था, उसके सोशल बेनिफिट हो गए हैं। अब बच्चा गूगल भी जानता है, बच्चा इंटरनेट भी जानता है। छोटे छोटे बच्चे, 10-10 साल के बच्चे, छोटे छोटे घरों में, जिनके घरों में कुछ नहीं है, तो वो जो स्प्रेड हुआ है वो सोशल और टेक्नोलॉजी का, वो बहुत बड़ा हुआ है। और मुझे तो सिर्फ इतनी सी बात है, और कोई मुझसे बात पूछना चाहे तो आप पूछ सकते। जी शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब Anil Maheshwari Saab. Thanks a lot, sir, for your kind gesture and accepting our invitation to be here and expressing your views on the subject. Thank you very much. असल में नदीम भाई, Aqil, can I ask a question to Mr. Maheshwari, if you don't mind? Yeah, please. sure. My pleasure. महेश्वरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बज़्म अली के फोरम पे आने का। मेरा एक छोटा सवाल ये है, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जिससे मैंने शुरू किया था कि जब मुस्लिम यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन रखी जा रही थी और सर सैयद का जो जहन उस वक्त जो कश्मकश चल रही होगी, आज जब हम ये इस हालात से गुजर रहे हैं, इस हमारा जो मुल्क है जिस हालात से गुजर रहा है, उसमें हम जैसे, आप जैसे लोगों का क्या रोल होगा? आप मेरे ख्याल से चंद साल मुझसे आगे, मैं आपसे चंद साल पीछे हूँ, मुझसे पीछे जो लोग आएगी, जो आने वाली नस्लें हैं, वो हमारी गंगा जमुना तहजीब को कैसे इंटरप्रेट करेगी, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेगी? क्योंकि आज द वर्स्ट पार्ट दैट
has happened is that इतने बड़े कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन में आज हम उतने ही ज़्यादा नॉन कम्युनिकेबल हो गए हैं एक दूसरे से। तो ये जो कम्युनिकेशन का जो एक ब्रिज था जो कि 47 के बाद शुरू हुआ था और काफ़ी साल चला था, चाहे वो लिटरली फेस्टिवल्स के थ्रू हो, चाहे मुशायरों के थ्रू हो, चाहे वो कवि सम्मेलन के उससे हो, चाहे वो स्पोर्ट्स के फील्ड में हो, आज वो जो एक कम्युनिकेशन ब्रिज है उसको कैसे रिबिल्ड किया जाए? आप क्या समझते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? हम लोग तो मुल्क से बाहर हैं, कंट्रीब्यूट थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन जो लोग मुल्क के अंदर हैं वो ये जो एक हमारी एक जहती है हमारे मुल्क की, क्योंकि कोई भी मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता जब उसकी कोई एक शाख जो है वो साथ में ना खड़ी। अगर हम सब कंधे से कंधा नहीं मिलाएंगे तो मुल्क की तरक्की हो ही नहीं सकती। सारी दुनिया में इसके एग्जाम्पल्स पड़े हुए, हिस्ट्री इज रिप्लीट विद एग्जाम्पल्स। तो आप माशाल्लाह 50 साल का आपका तजुर्बा रहा है और आपसे मेरी कुर्बत इसलिए है कि आप मेरठ के, हम अलीगढ़ में रहे हैं, तो आपको उस एरिया के बारे में भी पता है कि वहाँ की क्या सियासी और समाजी माहौल है। उसमें आपकी क्या राय होगी या क्या रद्द अमली होनी चाहिए हमारी कौम की? देखिए, इसमें आपने बहुत मौजूद सवाल उठा, लेकिन मैंने जैसे आपसे अभी अर्ज किया कि ग्लोबलाइजेशन के जो सोशल बेनिफिट हो रहे हैं वो बहुत जबरदस्त हो रहे हैं। और जैसे अगर हम तारिक साहब जो कि करोड़ों रुपए, मेरे ख्याल से 10 करोड़ रुपया उस शख्स ने खर्च कर दिया है, मलेशिया से आके 6 महीने यहाँ रहते हैं, 6 महीने मलेशिया रहते हैं। अगर इन सब चीजों को हम और ज्यादा स्प्रेड करें और लोगों को बतलाएं और लोगों को समझाएं, और एजुकेशन का तो मैंने आपको अपने मोहल्ले का बतलाया कि उनको किसी ने मोटिव नहीं करा, कोई इंसेंटिव नहीं है, वो खुद पढ़ना चाहते हैं, इसलिए पढ़ना चाहते हैं कि इस जमाने में अगर जिंदा रहना है तो आपको तालीम लेनी पड़ेगी। और माहौल जो खराब है वो माहौल इसलिए खराब है कि दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है, आदमी वो बात सुनना चाहता है, जो बात सुनना चाहता है कि दूसरा आदमी मुझसे वही बात कहे तो मैं उस बात को सुनूं। तो इसमें तो कम्युनिकेशन नहीं होता। और दोनों तरफ से ये किसी एक तरफ से नहीं है। इसमें ये कहना कि फलाने ने ये करा, पॉलिटिशियन ने जो अपना डैमेजिंग रोल था वो रोल कर रहे हैं और वो आगे भी करते रहेंगे, उनसे कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। लेकिन उम्मीद ये कि ये जो नई जनरेशन है ये बड़ी मर्सिनरी है। आप इसको अच्छा वर्ड ना समझें। अभी हमारे जो किदवई साहब बतलाएंगे उर्दू, वो तो अंग्रेजी के मास्टर हैं, कि मर्सिनरी। मैंने अमेरिकन कुछ आए थे इंडिया में, मुझे बोलने के लिए बुला, मैंने उनसे कहा वी आर लीस्ट अफ्रेड ऑफ यू नाउ सिंस अवर नेक्स्ट जनरेशन इज एज मर्सिनरी एज यू पीपल हैव बीन ऑलवेज। हमारी नई जनरेशन तो सोचती है आपसे मिलने आएगी तो आपको चचा कहेगी, आपसे काम नहीं है तो फिर आपसे कोई मतलब नहीं है, उसके पास टाइम नहीं है। और होना भी चाहिए, इतना कम्पिटिटिव वर्ल्ड है कि आप इसको आगे कैसे चलाएंगे। तो मेरा इसमें मसला ये कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सन 47 में जो माहौल रहा होगा उसके मुताबिक भी जिन लोगों ने जो करा वो बातें सामने आएंगी, वो ही एक माहौल को लेकिन उस माहौल को हम किस तरीके से करें कि उसमें यह है कि हम एजुकेशन को जितना स्प्रेड करेंगे उतना ही अच्छा होता है। थैंक यू वेरी मच।